ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पोर्शन ऐसा है जो अभी तक जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है वो अभी तक मैंने कभी भी टच नहीं करा है। ध्यान से देखना। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। तो जब हमने स्टेज 1 पढ़ा था तब भी हमने हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं पढ़ा था, और जब हमने स्टेज 2 पढ़ा तो भी हमने हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं पढ़ा। अब आज से पहले बहुत बार स्टूडेंट से बोल चुके हैं कि सर हमारे स्टेट के एग्जाम्स में हाइड्रोलिक मशीन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्टेट के एग्जाम्स में हाइड्रोलिक मशीन्स या फ्लूइड मैकेनिक्स सर बहुत ज्यादा आती है। तो याद करो जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बोला था देखो जितने भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हाइड्रोलिक मशीन्स हो गया है ना, या आपका रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, ये क्या है, ये जो भी मेन सब्जेक्ट होता है उससे टूटे हुए सब्जेक्ट हैं। अगर मैं बोलूं मेन सब्जेक्ट कौन सा है तो आप बोलोगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स मेन सब्जेक्ट है, बट उससे और साथ में जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो क्या है आपका हाइड्रोलिक मशीन से। अगर मैं बोलूं कि ट्रांसपोर्टेशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या है तो आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा सर हाईवे इंपॉर्टेंट है और रेलवे सेकेंडरी है। कहने का मतलब क्या है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इनसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनसे तो आपके सामने क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट जो ये सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम आज जो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन्स। देखो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक वर्ड जहां पे भी आपका आ गया इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं फ्लूइड का, अब देखो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कैसे पोर्शन है मैं आपको बताता हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी मशीन्स है जिसमें फ्लूइड का रोल है। किसका रोल है? फ्लूइड का। फ्लूइड आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, पूरी एफएम मैंने आपको कंप्लीट करा करके दिया तो फ्लूइड तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा फ्लूइड क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं जो हमारी मशीन्स हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे पास मशीन्स हैं उसमें फ्लूइड का रोल आ रहा है। किसका रोल आ रहा है? फ्लूइड का रोल आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये है एक रिग मशीन, RIG, रिग मशीन। इससे मेरा नाता सालों से जुड़ा हुआ है, इससे मेरा नाता सालों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं रिग मशीन, तो रिग मशीन मैंने अपनी लाइफ में, अभी मैं आपको बताऊं कितनी बार देखी होगी, मतलब 1200 से ज्यादा बार। रिग मशीन से मेरा ऐसा रिलेशन है कि 1200 टाइम से ज्यादा बार मैंने फेस टू फेस रिग मशीन देखी है। उसी तरीके से क्रेन देखी है। दूसरा क्या है, आपका क्रेन है, ध्यान से देखना। मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूं उस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। ये एक रिग मशीन है जो कि फ्लूइड की हेल्प से चलती है, ये क्रेन है जो कि फ्लूइड की हेल्प से चलती है, ध्यान से देखना। ये क्या है, एक एक्सकेवेटर है। एक्सकेवेटर आप जानते हो जो एक्सकेवेशन करता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बारे में डिस्कस करूं, देखो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस में ऐसी बहुत सी मशीन्स हैं। मेरा एक शिकायत भी है सिलेबस को लेकर, मेरी एक शिकायत भी है इस सिलेबस को लेकर। देखो हमारे सिलेबस में कई सालों से हाइड्रोलिक मशीन्स चल रहा है। मैं जब बीटेक में था तब भी मेरा हाइड्रोलिक मशीन्स था, पहले से भी हाइड्रोलिक मशीन्स था। तो हाइड्रोलिक मशीन्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि सालों से हमारी लाइफ में या हमारे सीनियर्स की लाइफ में था। बट अगर मैं बात करूं मैं किसका स्टूडेंट हूं, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं या सिविल का स्टूडेंट हूं, तो आप बोलोगे सर आप सिविल के स्टूडेंट हो। अब इस हाइड्रोलिक मशीन के सिलेबस में मुझे शिकायत है। अभी मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। देखो ये भी हाइड्रोलिक मशीन्स है, अभी आप ध्यान से देखना। और अगर मैं आपसे, देखो ये रिग मशीन, ये क्रेन, ये एक्सकेवेटर, और भी चीजें हैं, जितनी भी मशीन आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं या आपकी जो गाड़ियां हैं, उन सब में फ्लूइड का रोल है। उन सब में फ्लूइड का रोल है। दैट मींस वो फ्लूइड की हेल्प से चलती है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे पाइप्स होते हैं और पाइप के अंदर क्या होता है, फ्लूइड। और ये फ्लूइड किस तरीके से हम इतनी पावर जनरेट कर पाते हैं, बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है, अगर मैं आपसे पूछूं पास्कल लॉ
क्या बोलता है कि किसी भी अगर आपने आइसोलेटेड पोर्शन पर, आइसोलेटेड मतलब जो बंद है, किसी भी अगर आपने आइसोलेटेड पोर्शन पर, मतलब मान लो एक सिलेंडर है वो बंद है, एक सिलेंडर है वो बंद है, और आपने इसे किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लगाया। एक आइसोलेटेड का मतलब क्या, एक बंद असेंबली है, एक बंद सा एक वेसल है, असेंबली है, जिस पे आपने किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लगाया। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ दो टॉपिक्स को। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दी तो पास्कल्स लॉ तो पता होगा, पास्कल्स लॉ तो एग्जाम में भी आता है, तो पास्कल्स लॉ तो हर बच्चे को पता होता है। तो अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर किसी भी एक आइसोलेटेड असेंबली पर या आइसोलेटेड वेसल पर आपने अगर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लगाया तो उसके हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर इंटेंसिटी होगी। दैट मींस अगर यहां पर एक प्रेशर इंटेंसिटी है तो यहां पर भी सेम इंटेंसिटी होगी, यहां पर भी सेम इंटेंसिटी होगी, यहां पर भी सेम इंटेंसिटी होगी, यहां पर, दैट मींस पूरे की पूरी वेसल के अंदर सेम प्रेशर इंटेंसिटी होगी। और उसी प्रिंसिपल पर ये सारी हैवी कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं अर्थ मूविंग व्हीकल्स। अर्थ मूविंग व्हीकल का मतलब क्या है कि आप इसको मिट्टी को खोद सकते हो, है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। और जो कॉन्ट्रैक्टर इसको काम करते हैं उसको बोलते हैं अर्थ मूवर्स। तो दैट मींस प्लीज ध्यान से देखना, अगर मैं हाइड्रोलिक मशीन की बात करूं तो क्या मेरे हाइड्रोलिक टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, क्या हमने उसमें पास्कल्स लॉ नहीं पढ़ा हुआ? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो ये एक्सकैवेटर हो गया, ये क्रेन हो गई, ये बोरिंग मशीन हो गई, रिग मशीन, ये सब किस पर बेस्ड है? पास्कल्स लॉ पे। और पास्कल्स लॉ हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में है, उसको हमने इंक्लूड करा है। बट अब देखो पार्शियलिटी क्या है, अगर मैं किसी भी, अगर अब ये जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मशीन्स, इसमें मुझे शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि हमारे कंस्ट्रक्शन में ये सारी मशीन्स बहुत ज्यादा यूज होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये मशीन मैंने 1200 से भी ज्यादा बार फेस टू फेस देखी है, बट आज तक मुझे इसको चलाना नहीं आया, ना मैंने ट्राई करा, ना मुझे चलाना आया। अगर आप बात करो क्रेन की, तो ना मुझे क्रेन भी, ये सब मैंने हजारों बार देखी हुई है, हजारों बार मतलब मैंने इनसे हजारों बार काम करा हुआ है। अगर मैं क्रेन की बात आपसे करूं तो क्रेन भी मुझे चलानी नहीं आती। अगर मैं इसकी एक्सकवेटर की बात करूं या जेसीबी की बात करूं, मुझे चलानी नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन में जो हाइड्रोलिक मशीन्स मेजर यूज होती है ना कंस्ट्रक्शन में, अब मुझे हाइड्रोलिक मशीन से शिकायत क्या है? भाई ये सारी मशीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है, पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है, बट हमारे सिलेबस में ये मशीन्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इतनी इंपॉर्टेंट मशीन्स जो हर एक सिविल, अगर वो सिविल इंजीनियर साइट पर है, अगर वो सिविल इंजीनियर साइट पर है तो उसके पास ये मशीन्स का रोल 100% आता होगा। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ा रहे हो तो इन मशीन्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये मशीन्स ज्यादा यूज में आती है। अरे क्रेन तो हर किसी के यूज में आता है, जेसीबी तो हर किसी के यूज में आता है, तो आपको करना क्या है? अब हाइड्रोलिक मशीन्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स है जो पास्कल्स लॉ पे चलती है, आप ध्यान से देखना। अब ये देखो हाइड्रोलिक मशीन जो टॉपिक है वो कवर करता है इस टॉपिक का, और इसका नाम क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। इस टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। मेरी चीजें समझने की कोशिश करते हो। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? अभी आप ध्यान से देखना। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? जिसमें हम पानी की एनर्जी को यूज करके, पानी जो वाटर है हमारा, उसकी एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं किस किस सोर्स से, किस सोर्स से आपका, किस सोर्स से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलोगे सर देखो कोयले से होती है। देखो प्लीज ध्यान से देखना, टॉपिक को डूब के पढ़ेंगे थोड़ा सा। कहां रह गया यार? बॉस बहुत बढ़िया। मेरी फीलिंग्स को समझो। हम हाइड्रोलिक मशीन्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रोलिक मशीन्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि मेरी लाइफ में हाइड्रोलिक मशीन्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए क्रेन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जेसीबी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हाइड्रा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बोरिंग मशीन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक्सकेवेटर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पेवर जो रोड बनाता है पेवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट
ये टॉपिक्स जो मशीन्स हमारे कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज में आती है उसको इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं करा गया है, और यही मेरी शिकायत है। हो सकता है कि जितनी भी मशीन्स मैंने आपको बताई इनके बारे में छोटी छोटी नॉलेज कहीं पर दे रखी हो सकता है। हमारा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा है, बट ये जो मशीन्स है हाइड्रोलिक मशीन्स, ये मेन मशीन्स हैं जिसको पढ़ाना चाहिए, ये भी मेन है। मैं कह रहा हूं कि आपकी अगर मैं हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में बात करूं तो मेरे लिए ऐसी मशीन्स भी इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और ऐसी मशीन भी इंपॉर्टेंट है जो मेरी कंस्ट्रक्शन में हेल्प आ रही है। बट इसमें आपकी हाइड्रोलिक मशीन में बस वो टॉपिक कवर करा गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं तो यार यही बोलूंगा कि इन मशीन्स को भी सिलेबस में इंक्लूड करो और इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ाओ, इनके बारे में इलेक्ट्रिकल की जो सर्किट्स होते हैं उनको पढ़ाओ, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाओ। बट नहीं है कोई बात, ठीक है। अब सिलेबस में क्या है, सिलेबस में हम ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स यूज करेंगे, हम सिलेबस में ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ेंगे जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकती हो, इलेक्ट्रिसिटी। अब कहानी देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या बोली थी, ध्यान से देखना प्लीज, मेरी बात ध्यान से देखना। देखो मैं हर एक चीज को लिंक करता हुआ चलूंगा। अगर मैं बोलूं हाइड्रो प्लांट क्या होता है, तो हाइड्रो प्लांट क्या होता है सर, हम जिसमें पानी की मदद से, वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हाइड्रो प्लांट, जिसमें हम पानी की हेल्प से बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, फिर सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक मैंने आपसे क्या बोला था कि कुछ स्टेट्स में आपका हाइड्रोलिक मशीन्स टॉपिक आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक्चुअली स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो रही है, देखो मैंने आपसे बोला कुछ स्टेट में आपका ज्यादा आता है। देखो अभी मैं आपका एग्जांपल देता हूं, हिमाचल प्रदेश का आता है। सबसे पहले हम किसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश पे। आपको देखनी, यार स्लाइड बहुत लाइट हो रही है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, बट मैं छेड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं हिमाचल, मैं लिख देता हूं यहां पर हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई एग्जाम हुआ और उसमें इरिगेशन की कोई वैकेंसी निकल गई, हिमाचल प्रदेश में अगर कोई आपका एग्जाम हुआ और उसमें आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली, तो 100% हाइड्रोलिक मशीन्स का क्वेश्चन आएगा। कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे। उसी तरीके से अगर मान लो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी 100% आपका हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आएगा। मैं बोलता हूं क्यों, देखो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उस स्टेट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, कोई स्टेट है, उस स्टेट के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसी का तो एग्जाम लोगे ना। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। जैसे आप समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे यहाँ पर एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में भी पानी की हेल्प से बिजली प्रोड्यूस होती है, और हिमाचल का सबसे फेमस कौन सा है, भाखरा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या आपने भाखरा नांगल का नाम नहीं सुना, क्या आपने भाखरा नांगल का नाम नहीं सुना? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सुना भाखरा नांगल का, क्योंकि आपने जब आप एक सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीके भी थोड़ी बहुत तो पढ़नी। तो भाखरा नांगल डैम तो ऐसे जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, भाखरा नांगल डैम इसमें हिमाचल में। और इस भाखरा नांगल में क्या होता है, जो भाखरा नांगल डैम है, जो आपका भाखरा नांगल डैम है, वहां पर विद द हेल्प ऑफ वाटर यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हिमाचल का प्रदेश का एग्जाम है और उसमें इरिगेशन आया, क्योंकि जो वाटर मट होता है इरिगेशन के सारा ड्रेन्स जो होती है, पानी का जो फ्लो होता है, देखो सिटी के अंदर तो वाटर वर्क्स होता है, बट सिटीज पूरा सिटीज से सिटीज कनेक्टेड है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, इरिगेशन के कंट्रोल में, है ना। किसके कंट्रोल में रहता है, इरिगेशन के कंट्रोल में। जितने भी कैनाल्स हैं किसके ऊपर है, इरिगेशन के पास है, ठीक है। हिमाचल में इरिगेशन की वैकेंसी निकली तो उसमें पक्का हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो भाखरा नांगल डैम है जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है, मेरे ख्याल से आप देखो मैं श्योर नहीं हूं वहां पर इरिगेशन के पास ही होगा, बट इरिगेशन के पास ही होता है। मुझे नहीं पता कि हिमाचल में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वही इसको कंट्रोल करता है, बट हर जगह यही करता है ना। तो भाखरा नांगल हाइड्रो प्लांट में क्या होता है कि वहां से पानी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है, स्लाइड आज आगे पीछे लग गई यार, है ना, कोई बात नहीं। अब देखो
अब सर हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े? सर हम क्यों पढ़े? हमें क्यों पढ़े? देखो एक तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत से स्टेट ऐसे हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स, किस किस सोर्स से हम लोग बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस किस सोर्स से हम लोग बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है बिजली का वो है कोल। वो क्या है? कोल। सबसे पहला कौन सा आता है आपका? कोयला। इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी हेल्प से हो सकती, किसकी हेल्प से होती है? कोल की हेल्प से। किसकी हेल्प से होती है? कोल की हेल्प से होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कोल के बाद आपकी किसकी होती है? अब आप ध्यान से देखना, आपका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? विंड। अब प्लीज ध्यान से देखना, अगर हम इस पर भी नहीं जाए किससे प्रोड्यूस होती है, तो देखो किस किस से प्रोड्यूस होती है? एक आपकी कोयले से होती है, दूसरा आपका विंड मिल्स, आपने सुना होगा विंड मिल, सुना होगा आपने, विंड मिल से होती है। जैसे आप जैसलमेर में जाओगे तो आप विंड मिल से वहां पे जनरेट होती है। विंड मिल से हो गया, पानी से हो गया, डीजल से हो गया, न्यूक्लियर से हो गया। जैसे मैं कोटा से हूं तो हमारे कोटा के पास कौन सा है? रावत भाटा, बहुत सालों बाद नाम ले रहा हूं उसका, रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट। वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज ये ध्यान से देखना, इंडिया में अगर मैं पूछूं सबसे मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कौन सा है? कोल। कोल के बाद क्या हो गया आपका? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सोलर से हो गई, आपका विंड मिल से होगी। थर्ड नंबर पर हमारा आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। दैट मीन्स थर्ड नंबर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। इंडिया में तीसरे नंबर की जो मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी से है। किससे है? पानी से। फर्स्ट पे कौन सा है? कोयला। सेकंड पे कौन सा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? विंड मिल या आपकी सोलर एनर्जी। उसके बाद कौन सी होती है आपकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसके बाद कौन सी होती है आपकी? गैस। गैस की हेल्प से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है आपका? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी में क्यों आता है? क्योंकि जो कोटा के पास है रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट, वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम देखें जो इंडिया में थर्ड नंबर की मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया में बहुत सारे, जैसे आंध्र प्रदेश में है, वहां पर बिजली प्रोड्यूस होती है। गुजरात में है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह है, उत्तराखंड में भी है, टिहरी सुना होगा आपने, टिहरी डैम। तो बहुत से स्टेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। आप समझ गए मेरी बात? बहुत से स्टेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा तो भैया वो आपको एग्जाम में अगर इरिगेशन की वैकेंसी निकली तो वो आपको हाइड्रोलिक मशीन से 100% क्वेश्चन देगा। ये तो बहुत इजी चीज है। तो कहने का मतलब क्या है? क्यों हम हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हैं? क्यों हम सिविल के बंदे हाइड्रोलिक मशीन्स? सबसे पहले तो आपको ये फील करना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि भैया हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सी जगह करते हैं, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और मेरी शिकायत क्या है कि जिस तरीके से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक्चुअली हम पूरे सब्जेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर ही है। इस पूरे सब्जेक्ट में क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है। तो जिस तरीके से आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस सब्जेक्ट में हम वो ही पढ़ेंगे। और आपके भेजे में ध्यान रखना, थर्ड मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, 12.5% है। दैट मीन्स अगर इंडिया में 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है बाय द ऑल सोर्सेस, 100% में 12% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो इसलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ी स्लाइड्स आगे पीछे, बट जैसे जैसे मैं पेज ओपन करता है ये नहीं पढ़ते, बट ये भी पढ़ना चाहिए, है ना, ये मेरी थोड़ी शिकायत है। ठीक, अब ये देखो होता क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कहानी बहुत इजी सी है, इसको अभी कुछ मत पढ़ो आप, इसको अगर कुछ मत देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करते क्या है?
भाई आप बोलोगे सर हाइड्रोलिक, जो हमारे हाइड्रोलिक, अभी हाइड्रोलिक मशीन कौन सी है, जो कि हाइड्रो प्लांट में यूज होती है, हाइड्रो प्लांट में यूज होती है। अब भैया देखो हाइड्रोलिक मशीन तो बहुत सारी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोलिक मशीन तो बहुत सारी हैं, बट हम इस सब्जेक्ट में कौन सी पढ़ेंगे, हम इस सब्जेक्ट में वो हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे जो कि पावर प्रोडक्शन करती है। समझ गए मेरी बात, हमें वो मशीन पढ़नी है जो बिजली प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो वो मशीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, द मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर नोन एज हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कहानी क्या है। कहानी समझने से पहले आपको 3 टाइप की एनर्जी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हाइड्रोलिक एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, है ना, ठीक है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट हाइड्रोलिक एनर्जी, देखो हाइड्रोलिक मशीन्स भेजे में बिठा लो, कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स जो कि बिजली प्रोड्यूस करती है। इसमें 3 एनर्जी कॉन्सेप्ट में, 4 एनर्जी कॉन्सेप्ट में आती है। फर्स्ट हाइड्रोलिक एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये छोड़ दो, अभी छोड़ दो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। देखो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। क्या आपने कभी भी अपनी गाड़ी साफ करी है? आपने कभी भी अपनी कार, स्कूटी, बाइक यूज करी है? तो बोलेंगे हाँ सर, मतलब यूज क्या, मतलब वॉश करी है, मतलब यूज तो करी होगी। हम सब ने सारी गाड़ियां देखी हुई है। आजकल लड़कियों को भी पता है कौन कौन सी बाइक होती है, सब पता होता है। लड़कों को पता है कौन सी लड़की की गाड़ी होती है, वो तो वैसे हमें बचपन से पता है, ये तो पता लग ही जाता है ना, उसके पास कौन सी गाड़ी, उसके पास कौन सी गाड़ी है। आपने भी गाड़ी धोई कभी? वही देखो, अभी तो हम थोड़े नवाब टाइप के हो चुके हैं, तो अभी तो क्या है कि जब देखो दिवाली, आप जानते हो दिवाली पे धनतेरस जानते होंगे, धनतेरस, धनतेरस तो हर कोई जानता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। तो हमारा कोटा का कल्चर क्या है कि धनतेरस पे हम लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं। आप इस चीज से इस हाइड्रोलिक एनर्जी को समझ पाओगे, आप इसी चीज से इस हाइड्रोलिक एनर्जी को समझ पाओगे। तो क्या होता है, दिवाली पर जो, दिवाली से पहले जो धनतेरस आती है, उसमें हम लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं और उस गाड़ियों की पूजा करते हैं। सेम यहाँ पर कब होता है, विश्वकर्मा पूजा पे। विश्वकर्मा पूजा आपने देखी होगी, जब आप कंस्ट्रक्शन में चल जाओगे तो आपको विश्वकर्मा पूजा क्या पता होगा। विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी मशीन को हाथ नहीं लगता और सारी मशीन्स की पूजा होती है। तो मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी नहीं करता, बट हाँ मैं धनतेरस के दिन अपनी गाड़ी साफ करता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे करते हो, पहले शैम्पू लगा दो अपनी गाड़ी में, फिर पाइप से उस पाइप से क्या होता है, पानी का फ्लो आता है और उस सब शैम्पू को, मिट्टी को, जो भी उस पर कचरा होता है वो आप हटा देते हो। इसी को हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। क्या करा, हमें अपनी गाड़ी साफ करनी तो पहले हम उस पर शैम्पू लगा देते हैं, फिर उसकी आजकल फॉर्म लगता है, फॉर्म लगा देते हैं, और उसके बाद पानी का एक जेट आता है, उस पानी के जेट से हम सब कुछ हटा देते हैं। उस पानी के जेट से हम सब कुछ, दैट मीन शैम्पू भी हट जाता है, उसमें मिट्टी चिपकी है तो मिट्टी भी हट जाती है। बस ये एक हाइड्रोलिक एनर्जी है, दैट मीन्स मूविंग वाटर की हेल्प से। देखो हाइड्रोलिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी टेक्स एडवांटेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने, मूवमेंट ऑफ वाटर। आप समझ रहे हो मेरी बात? किस तरीके से हमने क्या करा था, हमने क्या करा था, जब हमने अपनी गाड़ी साफ करी थी उसमें शैम्पू लगाया था। मैं तो ऐसे ही धोता था गाड़ी, आजकल तो धुलवा देते हैं, 150 रुपये में धुल जाती है गाड़ी, पहले 100 रुपये में धुलती थी, अब 50 रुपये बढ़ा दी। मुझे अपना होम टाउन याद आ गया, क्योंकि सारे धनतेरस तो मैं हमेशा अपने घर पे बनाता हूँ। दिवाली और होली तो हम अपने घर पे बनाएंगे ना यार। और मैं आपको भी एक वो देता हूँ, गाइड करता हूँ आपको। जिंदगी में इंडिया के किसी भी सिटी में चल जाना, बट होली और दिवाली जो मतलब जो आपके फेस्टिवल्स हैं, होली और दिवाली अपने घर पे बनाओ। जो सरदार है वो गुरु नानक पर अपने घर पे बनाओ, जो क्रिश्चियंस है वो क्रिसमस अपने घर पे बनाओ, जो मुस्लिम्स है वो ईद अपने घर पे बनाओ। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है, आपको अपने फेस्टिवल्स, आप इंडिया के, अभी आप कभी नौकरी करोगे तो इंडिया के किसी भी कोने पे चल जाओ, बट जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो आप अपने घर पर बनाओ। मजा तभी है जिंदगी का। क्योंकि मैंने देखी आजकल लड़के बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई बेंगलोर चल गया तो वो आते ही नहीं,
कोई पुणे चल गया, तो जब होली दिवाली होती है वो अपना गोवा पहुंच जाता है, तो ये गलत है। आपको हमेशा अपने घर आना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने हमेशा घर जाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने पानी का जो मूवमेंट है, गाड़ी होने का एग्जांपल आप समझ गए, पानी का जो मूवमेंट है उसकी हेल्प से हमने अपना कार्य संपन्न करा। अब होता क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, भाई नदी में भी तो पानी बहता है, नदी में क्या करता है, पानी बहता है, तो हम क्या करेंगे, पानी का जो मूवमेंट है उसकी हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इट enables us to obtain electricity by making use of kinetic energy and potential energy। तो कहानी क्या है, हमने पानी के मूवमेंट से, जब पानी के अंदर मूवमेंट होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हमने क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी। जब पानी के अंदर मूवमेंट होता है, तो उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोलिक एनर्जी। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड बाय यूजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर वी कैन जनरेट काइनेटिक एनर्जी, potential energy, and by using kinetic energy and potential energy we can generate electrical energy। कहानी क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर से हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी से आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोलिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। उसके अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं, सिंपल सी एनर्जी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज और एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट possess ड्यू टू देयर मोशन। कभी भी कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक, तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है k इज टू हाफ mv²। जब हम फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं ढंग से, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम ये रखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, छोटा सा फॉर्मूला है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे जनरेट होती है, बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो, एक बॉल आपकी यहां पर है और एक बॉल आपकी यहां पर है, तो किस बॉल के मूवमेंट के चांसेस हैं, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर जो बॉल आपके हाइट पर रखी हुई है तो वो ऐसे रोल करके ऐसे आ जाएगी, पर ये ऐसे तभी चलेगी जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे। तो दैट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, और उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो प्लीज ध्यान से देखना, अभी आपको ध्यान से बताता हूं, अभी आप देखना ध्यान से, आप समझ गए मेरी बात। हाइड्रोलिक एनर्जी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट एट हाइट। किसी हाइट की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे अभी मेरे हाथ पे है, तो अगर ये एक ग्राउंड लेवल से तो हाइट पे ही है, तो अगर मैं इसको रोल करूंगा तो नीचे गिर जाएगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो एक एनर्जी के साथ गिरेगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और लास्ट में आती है अभी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमें इतना नहीं पढ़ना, अब आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर मैं आपसे आगे के बाद डिस्कस करूं तो हमें अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि सर हमें ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़नी है जो हीट बिजली को प्रोड्यूस कर सकती है। पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि हमें कौन सी हाइड्रोलिक, देखो अब प्लीज ध्यान से लेना, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या समझ में आया, हमें कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़नी है।
हमें कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़नी है, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन्स तो डिफरेंट टाइप की है, बट पढ़ना क्या है उस पर आप फोकस्ड हो गए। सेकंड, हमने हाइड्रो पावर प्लांट क्यों पढ़ा, दैट मींस हम वही हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ेंगे जो कि पानी की हेल्प से बिजली को प्रोड्यूस कर सकती है। वो मैंने आपको स्टेट का एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे स्टेट में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इस कहानी को देखो, अगर मैं आपसे एक हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताऊं, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। तो इस हाइड्रो पावर प्लांट में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एक डैम है, डैम ने पानी को रोका हुआ है। देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये पढ़ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके सामने डैम दिख रहा है, इस डैम के अंदर पानी है, रुका हुआ पानी। देखो ये दिख रहा रुका हुआ पानी, ये ना रुका हुआ पानी ना, ये रुका हुआ पानी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस डैम के नीचे से एक पाइप जा रहा है, ये देखो पाइप जा रहा है, देखो इस डैम के नीचे से एक पाइप जा रहा है इस तरीके से। इस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक, स्टील का होता है, आरसीसी का होता है। देखो ध्यान से देखना, वैसे क्लियर तो दिख रहा है। आपका एक डैम है, डैम में पीछे पानी रुका हुआ है, उसके बाद यहां पर एक पाइप जैसा जा रहा है, इस पाइप को हमने क्या बोल दिया, पेन स्टॉक। और इस पेन स्टॉक के आगे लगा रहता है गेट, इस तरीके से गेट होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन पेन स्टॉक। देखो पीछे से पानी आ रहा है, अब पानी किस पे, हाइट पे, पानी किस पे, हाइट पे। तो हाइट के कारण उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाटर में अब देखो ध्यान से, पानी है, एक रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर में यहां से अंदर की तरफ पानी घुसेगा, तो जहां से अंदर की तरफ से पानी घुस रहा है, यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है, तो जहां से पानी घुस रहा है उसको हम बोलते हैं इनटेक। यहां से पानी पाइप के अंदर घुस रहा है, पेन स्टॉक के अंदर घुस रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनटेक, INPAKE, सॉरी KE, मैं KE बोल रहा हूं, ठीक है। डैम है, डैम में रुका हुआ पानी है और एक जगह से पानी अंदर घुस रहा है, तो उसको हमने बोला इनटेक। और इस पाइप के थ्रू, जिस पाइप के थ्रू भी जाता है, या स्टील का भी होता है या आरसीसी का भी होता है, उसको हमने बोल दिया पेन स्टॉक। और इस पेन स्टॉक के अंदर जो हम पानी को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, कंट्रोल गेट। ये क्या हो गया, कंट्रोल गेट, ये आपको कंट्रोल गेट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर एक मशीन लगी है, इसी मशीन को हमको पढ़ना है। यहां पर क्या लगा हुआ है आपका, एक मशीन लगी हुई, इस मशीन का नाम क्या है, टरबाइन। इस मशीन का नाम क्या है, टरबाइन, TURBINE। इस मशीन का नाम क्या है, टरबाइन। दैट मींस ये टरबाइन ही हमको पढ़ना है। क्या होता है, इस टरबाइन से कनेक्ट होता है जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये टरबाइन देखो, जब पानी यहां से मूव करता है, क्योंकि पानी हाइट पर है, पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुकी है, पानी के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुकी है, तो पानी अब क्या करेगा, मूव करेगा। जब पानी मूव करेगा तो यहां पर एक मशीन होती है, ये घूमने लग जाती है, और इसी मशीन को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन। इस टरबाइन से कनेक्ट होते हैं जनरेटर और ट्रांस। जब ये टरबाइन घूमती है ना, तो ये अब देखो बहुत चीजें बढ़िया हो रही है। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हाइड्रोलिक एनर्जी डेवलप हो रही है, हाइड्रोलिक एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। जब हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये तीनों डेवलप हो रही है ना, देखो पानी का मूवमेंट हो रहा है, पानी हाइट पर है, सारी एनर्जीज डेवलप हो रही है, तो इस कारण क्या हो रहा है, टरबाइन मूव कर रही है। जब ये मूव कर रही है तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय यूजिंग जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। और फिर इस जनरेटर ट्रांसफार्मर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में जा रही है। तो अगर इसके देखो प्लीज ध्यान से देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस स्केच को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझे मेरी बात, रिजर्वॉयर है, मतलब डैम है, डैम के पीछे पानी रुका हुआ है, उस पानी को हमने पाइप्स के थ्रू, देखो पाइप्स के थ्रू, अब देखो
जब ये पानी टरबाइन, देखो अब पानी से टरबाइन से जब पानी को टरबाइन को मूव करता है, फिर ये पानी बाहर भी निकल जाता है वापस से रिजर्व पानी के साथ। देखो यहाँ पर ऑलरेडी पानी है, इस पानी ये पानी इसको घुमाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो। आई होप आप चीजें समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस पावर प्लांट को ही आपको समझना पड़ेगा। मेरा पोर्शन में मैं क्या कवर करूंगा, मैं कवर करूंगा टरबाइंस। मैं क्या कवर करूंगा, टरबाइंस। टरबाइंस ही मुझे कवर करना है भाई साहब, ये ध्यान रखना। मेरा सिलेबस में टरबाइंस ही है, बट ये टरबाइन निकली कहां से वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले डैम होता है। डैम में क्या होता है, डैम का काम क्या है, डैम का काम है पानी को रोकना, पानी को रोकना और एक बड़ा टैंक और रिजर्वायर बना देना। डैम का काम क्या है, जैसे एक सेकंड, डैम का काम क्या है, डैम का काम है पानी को होल्ड करना, पानी को रोक कर रखेगा डैम। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे, देखो डैम, मोस्ट हाइड्रो पावर प्लांट्स, इसको से लेते हैं, मोस्ट हाइड्रो पावर प्लांट्स रिलाई ऑन, डिपेंड्स ऑन अ डैम दैट होल्ड्स बैक वाटर एंड क्रिएटिंग ए लार्ज रिजर्वोयर। डैम का काम है पानी को रोककर एक रिजर्वोयर की तरह क्रिएट कर देना और उस पानी को यूज कर लेना, उस पानी को यूज कर लेना। ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, इंटेक। इंटेक क्या था, जहां से पानी उस पेनिस्टॉक के अंदर घुस रहा था। गेट्स ऑन द डैम ओपन एंड ग्रेविटी पुल्स द वाटर थ्रू द पेनिस्टॉक, पाइपलाइन में पानी रहता है। उसके बाद जनरेटर्स, देखो वही चीजें जो हमने पढ़ी है, इसको पढ़ने का फायदा नहीं। आप ऐसे याद रखोगे तो भी आपको काम चलेगा, बट अब आप एक चीज ध्यान से देखना, ये बहुत आगे चल रहा है, स्लाइड्स आगे पीछे हो रही है आगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। उस ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। ये एक्चुअली स्लाइड बहुत आगे पीछे हुई है। डैम है, डैम के बाद पेनिस्टॉक है, पेनिस्टॉक के बाद इनलेट है, इनलेट के बाद आपकी टरबाइंस है, टरबाइंस के बाद आपका जनरेटर है, ट्रांसफार्मर्स है, फिर आउटफ्लो है। ये सारी चीजें हैं। अब आप ध्यान से देखना, अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, वो कहीं ना कहीं, अब ध्यान से देखना कि सर ये डैम था, ये टरबाइन से, देखो होता क्या है, जब ये पानी निकलता है ना तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उसको घुमाता है। पानी में क्या होता है, अभी ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो यार, बहुत ब्राइट हो रहा है आज, बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, समझने की कोशिश करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करूँ यार, एक मिनट वेट करना। अब फिर भी ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही थी। ठीक है, तो भाई साहब एक डैम था, डैम में पाइप कनेक्टेड था जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस्टॉक बोलते हैं। फिर इस पाइप के थ्रू एक पानी निकलता है, जहाँ से पानी निकलता है उसको हमने नोजल बोल दिया, क्योंकि पानी कंट्रोल होता है। उसके बाद ये नोजल से ये जो टरबाइन्स के ब्लेड्स या वेन्स VANES, इसको रोटेट करता है। रोटेट होने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये सारी कहानियां जो डिपेंड है, कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहानी से शुरुआत हुई थी, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सर कहानी शुरुआत हुई थी कि पानी आपने रोक कर रखा था। पानी की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेड ऑफ वाटर। पानी की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ा दिया है, ये सब कुछ हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। पानी के हाइट को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ वाटर। अब जब मैं आगे आपको टरबाइन्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, अब जब मैं आपको आगे टरबाइन्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपके दो टाइप के हेड यूज होंगे। देखो होता क्या है, एक तो डैम के इनफ्लो वाली टाइप या इनटेक, देखो पानी डैम में कलेक्टेड है, उसके बाद पानी, देखो इस फोटो में दिखाता हूं, देखो पानी डैम में कलेक्टेड है, देखो ये पानी यहाँ पर कलेक्टेड है,
और फिर पानी वापस इसी लेवल पर बाहर आ रहा है। देखो पानी, देखो इस जगह बाहर आ रहा है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो ध्यान से देखो, ये हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, डेटम लाइन ले ली, डेटम लाइन ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। आईईएस में तो आते ही आते हैं, आईईएस में तो आते ही आते हैं, उसमें नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है भाई। हमने देखा पानी इकट्ठा था, पानी यहाँ पर पूरा इकट्ठा है, फिर वापस से पानी इसी लेवल पर आकर आगे कंटिन्यू हो गया, पानी इसी लेवल पर आकर कंटिन्यू हो गया, है ना, इस तरीके से पानी यहाँ पर कंटिन्यू हो गया, है ना। और आगे वाले कैनाल का आपको जाना, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पानी की, देखो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, देखो सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो क्यों हो रही थी? ड्यू टू द हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर, एक हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको दो हेड बता रहा हूं, दैट मींस एक हाइट का हेड है यहां पर, एक हाइट है आपकी यहां पर विद रेफरेंस टू डेटम लाइन, उसके बाद पानी यहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है। अब आप ध्यान से समझना, दूसरा हेड होगा यहां पर, और सिंपल सी बात है यार, आपने लॉसेस इन पाइप्स पढ़ा है, मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, लॉसेस इन पाइप। पाइप देखो, पाइप में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लॉसेस इन पाइप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू बैंड, ड्यू टू फ्रिक्शन। मैंने आपको पाइप के बारे में बताया कि पाइप में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस होते हैं। मेजर लॉस कौन सा होता है? फ्रिक्शन की वजह से लॉस। और माइनर लॉसेस कौन से होते हैं? बैंड की वजह से लॉस होता है, पानी के फ्लो में, हेड में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तो इन कारण क्या होता है? लॉसेस होते हैं पानी के हेड में। बस ये दो ही हेड आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन? यार आप लिखते जाना, देखो ध्यान से देखो। एक है पाइप में एंटर करने से पहले का हेड, इस हेड को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस हेड। इस ग्रॉस हेड में कुछ भी लॉस नहीं होता, बट जब पाइप के थ्रू पानी जाएगा आगे की तरफ और फिर हम वापस इसका हेड कंपेयर करेंगे, तो अब जो हेड होगा वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द लॉसेस इन पाइप्स। तो जब पाइप में एंटर करने से पहले जो पानी की हाइट थी, जिसको हम हेड बोलते हैं, उसको अगर हम बात करेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ग्रॉस हेड। और जब वो पाइप के थ्रू पानी एंटर हो जाएगा, उसमें लॉसेस हो जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेट हेड। तो दो टाइप के हेड हैं जो आगे जब हम पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा ग्रॉस हेड, डैम से पीछे का पानी जिसमें लॉसेस नहीं थे, और दूसरा नेट हेड, जब पानी पाइप के थ्रू एंटर कर चुका है जिसकी वजह में लॉस हो गया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय।